नमस्कार। आज की क्लास में हम राज्य के स्वरूप का नियो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। नव मार्क्सवादी उपागम क्या था? कल की क्लास में हमने पढ़ा मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद क्या था कि मार्क्सवाद में कुछ संशोधन था जिसने मुख्य बल, जो मार्क्सवाद कहता था कि आधार पर अधिरचना टिकी हुई है, सुपर स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द या रिफ्लेक्टिव ऑफ द बेस, ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेट। वहीं नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहता है कि देयर आर नॉट ओनली इकोनॉमिक फैक्टर बट आल्सो वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेट। सिर्फ आर्थिक कारक की नहीं बल्कि अन्य बहुत से कारक है अधिरचना के, जो राज्य के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। और अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, उसका स्वायत्त अस्तित्व भी है। इसके मुख्य सिद्धांतकार में एंटोनियो ग्राम्सी आते हैं, जो इटली के विद्वान था और जिसने ये अपना सिद्धांत उन्होंने हिटलर के शासन टाइम में दिया था कि किस प्रकार एक मार्क्सवाद को अगर शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो रही है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था है, वो किस प्रकार अपनी वैधता को प्राप्त करती है, इसको लेकर उनका अध्ययन था। जैसा कि मैंने बताया कि जो परंपरागत मार्क्सवाद था उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जिसके मुख्य सिद्धांतकार थे, उनके अनुसार क्या था कि समाज की जो आर्थिक उत्पादन है इसके आधार है राज्य या राजनीतिक प्रणाली, इसके ऊपरी ढांचे या अधिरचना का हिस्सा है। बस मूल स्ट्रक्चर है आर्थिक उत्पादन की प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली इसका बस ऊपरी अधिरचना या ऊपरी ढांचा है, और इसका चरित्र आधार के चरित्र के अनुरूप होता है। तो वे अधिरचना को अन्य हिस्सों की तरह राज्य को भी स्वाधीन विश्लेषण के योग्य नहीं मानते थे और उन्होंने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के अधीन मानते हुए राज्य को केवल डोमिनेंट क्लास के हाथों की कठपुतली के रूप में ही देखा था। ये तो था मार्क्सवाद का सिद्धांत, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब इसमें नव मार्क्सवाद में इसमें क्या संशोधन होता है वो हम देखेंगे। और नव मार्क्सवाद में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसका मुख्य जो सिद्धांतकार था वो एंटोनियो ग्राम्सी था। जो मार्क्सवाद का ये सिद्धांत था कि ओनली इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइन करता है, इसकी जर्मनी के एक समाज वैज्ञानिक था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत का खंडन किया। आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी समाज में मनुष्य के व्यवहार और उस सारी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप आर्थिक शक्तियों से निर्धारित होता है। और ये आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कृषि प्रधान समाज से उद्योग प्रधान समाज में परिवर्तन होने पर परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, कानून और साहित्य, कला इत्यादि का रूप भी नई प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप बदल जाता है। तो आर्थिक कारण एक मुख्य डिटर्मिनेंट की भूमिका निभाता है। तो जो कार्ल मार्क्स था उसने उसके सिद्धांत की खंडन किया या उसको आलोचना की मैक्स वेबर ने। उसने मार्क्स के मुख्यतः आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत का खंडन करते हुए राज्य शक्ति की स्वायत्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने बोला कि स्टेट इज एन ऑटोनॉमी एंटाइटी, राज्य स्वायत्त है, आर्थिक शक्तियों के अधीन नहीं है। और वेबर ने यह तर्क दिया कि राज्य के पास अपने शक्तिशाली संसाधन होते हैं और उसे विधिपूर्वक बल प्रयोग का ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त होता है जो कि प्राइवेट दबाव या निजी हितों की पहुंच के बाहर होता है। और इसके पास, राज्य के पास एक अपना ऐसी शक्तिशाली संगठन होता है ब्यूरोक्रेसी के रूप में, जो राज्य की नीतियों को बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है और उनके क्रियान्वयन का
निरीक्षण भी करता है। तो राज्य शक्ति केवल किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा का साधन नहीं माना जा सकता। इस आधार पर मैक्स वेबर ने मार्क्स के परंपरागत मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत की क्रिटिसाइज की थी। तो जब ये क्रिटिसाइज की तो एंटोनियो ग्राम्सी ने 1920 के आसपास ही ये सिद्धांत दिया कि अगर ये बात सही है कि ओनली इकोनॉमिक फैक्टर स्टेट के नेचर को डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो एंटोनियो ग्राम्सी जो इटली का विचारक था, वो एक पहला ऐसा विचारक था, उसने मार्क्सवादी राजनीतिक विश्लेषण में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत को स्वीकार किया, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता क्या होती है, ये हम आगे देखेंगे। सापेक्ष स्वायत्तता क्या कहती है, सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि इसको सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत, जिसे राज्य का संरचनात्मकता सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत में मार्क्सवाद की जो अधिरचना या सुपरस्ट्रक्चर के तत्वों को भी महत्व देता है और अधिरचना को भी महत्व स्वीकार किया जाता है। ये सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर, तो ये और संरचनात्मकवादी सिद्धांत में क्या करते हैं कि सिद्धांत ग्राम्सी के द्वारा विकसित किया गया था और ग्राम्सी मानता है कि अधिरचना केवल मात्र आधार का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि उसका स्वयं का भी अस्तित्व है। और ग्राम्सी कहता है कि अधिरचना की दो लेयर होती है, अधिरचना की दो लेयर होती है और बीच का जो चीज़ होती है वो इंटीग्रल स्टेट का इसने कंसेप्ट दिया था, इंटीग्रल स्टेट। उसमें आगे संशोधन लुई अल्थुजर ने किया, उसने बोला कि दो लेयर ना होकर बहुत सी लेयर पाई जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्राम्सी ने यह सिद्धांत दिया, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत। तो ग्राम्सी कहता है कि पूंजीवादी राज्य में प्रभुत्व की जो संरचनाएं होती है उसके दो स्तर पाए जाते हैं। जो दो स्तर कौन कौन से हैं, पहला तो है राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी कौन सी होती है, जो राज्य शक्ति को व्यक्त करता है और समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है। और दूसरी लेयर होती है, वो होती है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। ये आधार, जो कार्ल मार्क्स का जो आधार की बात करते हैं हम, आर्थिक शक्तियाँ, उसके साथ ज़्यादा निकटता से जुड़ा हुआ और समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये सहमति का सहारा लेते हैं, ना कि बल प्रयोग का। और नागरिक समाज की जो संरचनाएं होती है, जिसमें परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं, ये सब नागरिकों को समाज में स्वीकृत जो नियम व्यवहार होते हैं उनसे परिचय कराती है और उन्हें ये शिक्षा देती है कि उनको शासक वर्गों और निजी संपत्ति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और ये संरचना ही बुर्जुआ समाज के नियमों या पूंजीपति समाज के नियमों को लेजिटिमेसी या वैधता प्रदान करती है, ताकि उसमें निहित जो अन्याय होता है, शोषण, उसको न्याय प्रतीत हो दिखता हुआ। और ग्राम्सी ने जो ये नागरिक समाज की संरचनाओं की जो वैधता स्थापक संस्थाएं हैं, नागरिक समाज, उसको वैधता स्थापक संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन। और ये संरचनाएं बुर्जुआ समाज को इस तरह कार्य करने में सहायता देती है कि कोई उनकी सत्ता को चुनौती ही नहीं दे पाए। और साधारणतः बुर्जुआ समाज अपनी स्थिरता के लिए इन्हीं संरचनाओं की कार्यकुशलता पर निर्भर रहता है। और जब कभी भी नागरिक, कहने का मतलब ये है कि पूंजीवादी राज्य में जो संस्थाएं पाई जाती है, वो संस्थाएं नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा देती है कि राज्य आपके हित में है, आपको राज्य के प्रति सम्मान और निष्ठा का भाव रखना चाहिए और आपके साथ सही हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है राज्य के प्रति। और जब कभी नागरिक इस चीज़ को समझ जाते हैं कि नहीं, ये झूठी बातें कर रहे हैं, तो वो राज्य इनको दबाने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है। और अपना प्राधान्य स्थापित करता है, हेजेमनी, जिसे को प्राधान्य मतलब शासक वर्ग अपने आप को
उसके मूल्य और मान्यताएं जुड़ी होती है, जिसको वो संस्कार के माध्यम से या समाज में उपयुक्त मान्यताओं के रूप में स्थापित कर लेता है, ताकि लोग सहमति पर आधारित शासन को भ्रम में जी सकें। तो अभी देखते हैं कि राज्य सापेक्ष स्वायत्त क्यों बनता है। वाई स्टेट बिकम रिलेटिवली ऑटोनॉमस, कि राज्य सापेक्ष स्वायत्त क्यों बनता है। तो ग्रामसी कहता है कि ये सब ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर है। कि कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी 18th ब्रूमेर ऑफ द लुइस बोनापार्ट, उसमें उसने बोनापार्टिज्म की स्थिति का विश्लेषण किया था। बोनापार्टिज्म स्टेट किस प्रकार का राज्य होते हैं जहाँ की कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली होती है। एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और एग्जीक्यूटिव के बहुत पावरफुल होने का कारण ये है कि वहाँ पर कई सामाजिक समूह पाए जाते हैं जो समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। एक या दो नहीं, बहुत से सामाजिक समूह होते हैं जो समान रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो सभी रूप समान रूप से ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसलिए किसी एक विशेष समूह राज्य के आधार को अपने प्रभुत्व में नहीं रख पाता, और ऐसी स्थिति में राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त बन जाता है, जब बहुत से समूह शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सभी समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, तो राज्य सबके साथ स्वायत्त रूप से व्यवहार करता है। तो ये राज्य का नव मार्क्सवादी सिद्धांत या राज्य का संरचनात्मक सिद्धांत है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य के जो फंक्शन होता है वो समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, ये सिद्धांत कहते हैं। और राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोग के चरित्र से राज्य के फंक्शन निर्धारित नहीं होते। तो हम राज्य को शासक वर्ग का उपकरण नहीं मान सकते। जैसा कि परंपरागत मार्क्सवाद सिद्धांत में राज्य को शोषण का उपकरण माना था, तो ये कहते नहीं, राज्य शोषण का उपकरण नहीं है। और ये सिद्धांत ये तर्क देता है कि पूंजीवाद के अंतर्विरोधों का मूल कारण क्या है, राज्य की संरचना में ही निहित है और इसे वहीं ढूंढना चाहिए। उसको शासक वर्ग के चरित्र में नहीं ढूंढना चाहिए। जो वर्ग विभाजित समाज की कल्पना थ्योरी दी थी मार्क्स ने, कि उसमें नहीं ढूंढना चाहिए, उसकी संरचना को ढूंढना चाहिए। और लुई अल्थुजर जो इसके समकालीन विद्वान हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी फॉर मार्क्स, मार्क्सवाद का सार। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर के विभिन्न तत्व होते हैं वो आपस में अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। तो उनमें से किसी एक तत्व अर्थात बेस या आधार को संपूर्ण परिवर्तन का मूल कारण मानना युक्तियुक्त नहीं होता है। अर्थात आर्थिक कारण को मूल कारण मानना युक्तियुक्त नहीं होता है। ये कई परिस्थितियों में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, अधिरचना, उसके किसी भी हिस्से जैसा राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति, साहित्य या कला के क्षेत्र से हो सकती है और वह संपूर्ण सामाजिक संरचना को गति दे सकता है। फिर भी अंतोत्तगत तो इसमें आर्थिक कारण ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो इस तरह संरचनावादी सिद्धांत है वो पूंजीवादी राज्य को पूंजीपति वर्ग के हितों का रक्षक तो मानता है, परंतु उसे केवल प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण नहीं मानता है। फ्रांसीसी मार्क्सवादी विचारक है निकोस पोलुनचाज। वो क्या मानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉलिटिकल पावर एंड द सोशल क्लासेज। उसमें ये तर्क देते हैं कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व अपने आप राज्य शक्ति का रूप धारण नहीं करता है। उसमें राज्य जनसाधारण के नाम पर सत्ता का प्रयोग करते हुए अपने आप की वैधता को बढ़ा लेता है। और फिर पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं, स्वयं से जुड़े हुए उत्पीड़न में कोई हिस्सा नहीं लेता और इस तरह वे अपनी वैधता को बढ़ा लेता है। और राज्य की जो सापेक्ष स्वायत्ता है वो एक और इसकी आर्थिक कार्यकुशलता को उन्नत करने में सहायता देती है, वहीं दूसरी ओर ये पूंजीपति हितों को बढ़ावा देते समय विरोधी वर्गों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कारण इसको तो आर्थिक शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार नव मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य के परिप्रेक्ष्य से संबंधित यह सिद्धांत था। नेक्स्ट क्लास में हम
राज्य के वर्गीकरण का अरस्तु का सिद्धांत पढ़ेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट और वेलफेयर स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।